हेलो दोस्तों। जैसा कि अभी तक हमने सेक्शन 30 तक कवर कर लिया, अब हम आगे के सेक्शंस देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नाम से आपको वहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम आते हैं सेक्शन 31 के ऊपर। सेक्शन 31 जो है वो चैप्टर 3 के अंदर ही आता है। देखिए, अभी तक हमने लाइबिलिटीज़ पढ़ी, किस किस की लाइबिलिटीज़ पढ़ ली हमने। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ड्रॉअर की लाइबिलिटी, इस तरीके से हम लाइबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सभी जो पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो हमारा प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो हमारा चेक हो, तो उन सभी की एक तरीके से लाइबिलिटीज़ को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो जो सेक्शन 31 है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पेसिफिकली किसकी लाइबिलिटी को कवर कर रहा है? ड्रॉई ऑफ चेक। अब ड्रॉई ऑफ चेक कौन होता है? ड्रॉई ऑफ चेक जिसके अगेंस्ट चेक बनाया गया, मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस या फिर आप बोलो 100% केसेस के अंदर ही ड्रॉई कौन होगा? बैंक होगा। क्यों? क्योंकि चेक कौन देता है? चेक बुक कौन देता है? बैंक देता है। हम जब बैंक के अंदर अपना एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें एक पावर देता है चेक के थ्रू कि जिस भी व्यक्ति को आप चेक इशू करके दोगे या जो भी मेरे पास चेक लेके आएगा आपके इस अकाउंट के अगेंस्ट, जो मैंने आपको चेक बुक इशू करी है, मैं उसको आपके बैंक में से जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट के अंदर, उसको वो अमाउंट पे कर दूंगा। बैंक ऐसा वो चेक बुक इशू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक क्या है? ड्रॉई है, क्योंकि ये जो चेक है ये किसके अगेंस्ट ड्रॉ होता है? बैंक के अगेंस्ट ड्रॉ होता है। कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉ ड्रॉ करता है जिसका बैंक अकाउंट होता है। अब इसने ये जो चेक है वो बैंक के अगेंस्ट ड्रॉ करके दिया एक तीसरे व्यक्ति सी को। मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, बी जो है बैंक है और सी एक व्यक्ति है। ए ने बी के अगेंस्ट एक चेक ड्रॉ किया, मतलब कि बी क्या होगा? यहाँ पे ड्रॉ ही हो गया। और ये चेक किसको दिया? सी को दिया कि आप बैंक जाओ और ये अमाउंट विड्रॉ कर लो। ये जो चेक है ये ए अपने अगेंस्ट सेल्फ चेक भी बना सकता था। तो यहाँ पे जो बी था, जो ड्रॉई था, उसकी ये ड्यूटी थी कि जो भी उसके पास चेक लेके आए उसको वो अमाउंट पे कर दे, अगर चेक की सभी कंडीशंस को पूरा किया गया है तो यहाँ पे अगर द ड्रॉई ऑफ चेक हैविंग सफिशिएंट फंड्स, अब जो बैंक था उसके अंदर सफिशिएंट फंड भी थे। अगर मैंने ये चेक इसको जो सी को चेक दिया, मैंने 1,000 रुपये के लिए दिया और मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये पड़े हुए थे मेरे अकाउंट के अंदर, तो मतलब कि बैंक के अंदर क्या थे? सफिशिएंट फंड्स थे। तो क्या बोल रहा है कि द ड्रॉई ऑफ अ चेक हैविंग सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉअर, किसके? ड्रॉअर के, जैसे ए के थे, इन हिज हैंड प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक मस्ट पे क्या वर्ड यूज किया? मस्ट पे, उसको करना ही होगा पे। मस्ट पे द चेक व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड सो टू डू। तो जब भी उसको पेमेंट करनी है उसको वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी जब भी उसके सामने वो चेक लेके आया जाएगा। और अगर वो ऐसा करने में क्या कर देता है? डिफॉल्ट कर देता है ऑफ सच पेमेंट, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? मस्ट कंपनसेट। अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा किसको? ड्रॉअर को। अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ड्रॉअर को फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज बाय सच डिफॉल्ट। तो जो उसकी गलती थी, जो उसने पे नहीं किया, उसके कारण अगर इसको जो भी लॉस होगा या जो भी डैमेजेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे इसने सी को इशू किया था गुड्स के अगेंस्ट की, ये गुड्स इसने इसको दिए थे और इसने इसके अगेंस्ट इसको ये चेक दिया था पेमेंट लेने के लिए और इसने इसकी ये पेमेंट नहीं की सी को। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ इन गुड्स का उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा किसको? बी को। ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। ड्रॉई जो है वो ड्रॉअर को कंपनसेट करेगा क्योंकि यहाँ पे इसको इसके क्या हुए? डैमेजेस हुए। इस तरीके से अगर कोई भी डैमेजेस या कोई भी लॉस होता है ए को, वो सभी बी को पे करने पड़ते ए को। तो यही बात सेक्शन 31 के अंदर बताई गई है। उसके बाद सेक्शन 32 क्या बोलता है? लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल। देखिए यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन होता है? जो पेमेंट करने वाला होता है, मतलब कि जो प्रॉमिसरी नोट को बना के दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर ए ने बी का पैसा पे करना है तो ए ही प्रॉमिसरी नोट बना के बी को देता है जिसने पे करना है। और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर कौन होता है? अगर ए बी को बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे रहा है तो बी से वो एक्सेप्टेंस ले रहा है कि भाई तूने मेरा पैसा देना है, तू मेरा पैसा दे देगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये जो है कौन है? एक्सेप्टर है।
बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर पे करने वाला होता है और प्रॉमिसरी नोट के केस के अंदर मेकर जो होता है वो पे करने वाला होता है। अब क्या यहाँ पे बता रहा है कि इसकी मेकर की और एक्सेप्टर की क्या लायबिलिटी होगी। देखिए पढ़ते हैं हम क्या बोलता है। इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है इस रिगार्डिंग तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलोगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रखा तो क्या होगा, द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट, जो प्रोमिसरी नोट को बनाने वाला है, एंड एक्सेप्टर बिफोर मेच्योरिटी। बिफोर मेच्योरिटी मतलब कि एक्सेप्टर हमेशा क्या होगा, बिफोर मेच्योरिटी होगा, क्योंकि मेच्योरिटी के वक्त या उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस की जाएगी तो वैलिड एक्सेप्टेंस है नहीं। एक्सेप्टेंस हमेशा मेच्योरिटी से पहले ही की जाती है। तो द एक्सेप्टर बिफोर मेच्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ एट मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट टेनोर ऑफ द नोट और एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं, जो एक्सेप्टर है और जो मेकर है, क्या है, बाउंड है अपने उस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज से उस अमाउंट को पे करने के लिए। कब, एट मेच्योरिटी, जब भी उसकी मेच्योरिटी होती है, वो जो प्रोमिसरी नोट बनाया गया या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, टू द अपेरेंट टेनोर, जितने टेनोर के लिए वो बनाया गया था, टू द नोट और एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली, एंड द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एट और आफ्टर मेच्योरिटी इज बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ टू द होल्डर ऑन डिमांड। तो जब वो मेच्योरिटी का दिन आएगा या उसके बाद जो है वो बाउंड है क्या करने के लिए, उस अमाउंट को पे करने के लिए। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट, अब मान लीजिए वो क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं कि भाई वो अपनी पेमेंट नहीं कर पाते एज अफोरसेड, तो जो वो मेकर है या जो एक्सेप्टर है वो क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा किस चीज से, कंपनसेट करने के लिए। यहाँ पे भी उनके ऊपर एक लायबिलिटी बना दी कि भाई अब तूने पेमेंट नहीं की, तूने इस डेट पे बोला था पेमेंट करने के लिए, तो अब कंपनसेट कर। किसको कंपनसेट कर, किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को जिसको क्या हुआ है, टू द नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज एनी लॉस और डैमेज सस्टेन बाय हिम एंड कॉज्ड बाय सच डिफॉल्ट। तो इस डिफॉल्ट के कारण जो भी लॉस या डैमेज हुआ किसी भी पार्टी को, जो कि इसके अंदर नोट के अंदर या बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर थी, तो वो जो है वो अब कंपनसेट किया जाएगा इस मेकर के द्वारा या एक्सेप्टर के द्वारा। तो ये लायबिलिटी यहाँ पे सेक्शन 32 के अंदर दी गई है। फिर सेक्शन 33 बोलता है ओनली ड्रॉई कैन बी एक्सेप्टर एक्सेप्ट इन नीड और फॉर ऑनर। की जो ड्रॉई है मतलब कि ड्रॉई किसके अंदर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, तो सिर्फ जो ड्रॉई है वही सिर्फ एक्सेप्टर हो सकता है एक्सेप्ट इन नीड और फॉर ऑनर। सिर्फ कहाँ पे छोड़कर, जहाँ पे नीड है या फिर जहाँ पे ऑनर की जरूरत है उस जगह को छोड़कर सिर्फ ड्रॉई जो है वही एक्सेप्टर हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, नो पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और ऑल और सम ऑफ सेवरल ड्रॉइज or a person named therein as a drawee in case of need or acceptor for honor can bind himself by an acceptance। तो सिर्फ वही अपने आप को यहाँ पे बाइंड कर सकता है। सिर्फ इतनी सी बात बोली गई, मतलब कि अगर ए बी के अगेंस्ट एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, मतलब कि ये ड्रॉअर है और ये ड्रॉई है जिसने इसका अमाउंट एक पैसा पे करना है, तो यहाँ पे सिर्फ जो बी है वही इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टर सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा एक्सेप्टर और कोई नहीं होगा। इतनी सी बात इस सेक्शन के अंदर बोली गई है। नीड और फॉर ऑनर के केस में हो सकता है। फिर सेक्शन 34 बोलता है एक्सेप्टेंस बाय सेवरल ड्रॉइज नॉट पार्टनर्स, मतलब कि एक्सेप्टेंस हो रही है किसके द्वारा, सेवरल ड्रॉइज, एक से ज्यादा ड्रॉइज हैं, जैसे ए बी सी डी ई, बहुत सारे ड्रॉइज हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा ड्रॉई के द्वारा एक्सेप्टेंस हो रही है, सेवरल ड्रॉइज नॉट पार्टनर्स, लेकिन ये आपस में क्या है, पार्टनर्स नहीं है। ये जो सारे मैंने व्यक्ति बताए ये आपस में पार्टनर्स नहीं है। तो क्या बोल रहा है, वेयर देयर आर सेवरल ड्रॉइज, जहाँ पे बहुत सारे ड्रॉइज हैं ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज वो आर नॉट पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स नहीं है, ईच ऑफ देम कैन एक्सेप्ट इट फॉर हिमसेल्फ। तो हर एक व्यक्ति अपने अमाउंट के लिए, जिसके लिए वो ड्रॉई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन बट नन ऑफ देम कैन एक्सेप्ट फॉर अनदर विदाउट हिज अथॉरिटी। लेकिन अब ए जाके बी की एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता कि हाँ बी ने भी तेरा इतना अमाउंट पे करना था, वो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो ये तब भी कर सकता है जब बी इसको एज अथॉरिटी दे दे, अदरवाइज ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतनी सी बात यहाँ पे हमें बोली गई है सेक्शन 34 के अंदर। सेक्शन 35 फिर से लायबिलिटी की बात कर रहा है। किसकी लायबिलिटी की बात कर रहा है, एंडोर्सर की लायबिलिटी की बात कर रहा है। अब एंडोर्सर आपको पता है कौन होता है, जो आगे इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर देता है किसी और व्यक्ति को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वही बात बोल दी, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके हिसाब से चल लो, अदरवाइज यहाँ पे आ जाओ।
whoever endorse and delivers a negotiable instrument, जो व्यक्ति भी क्या करता है, endorse करता है और उसको deliver कर देता है negotiable instrument को maturity से पहले ही किया जाता है, उसके बाद तो नहीं किया जाता, without in such instrument expressly excluding or making condition। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विदाउट, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्या, इन सच एंडोर्समेंट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडिंग, कि एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया जाए या ऐसी कंडीशन लगा दी जाए एज इज ऑन लायबिलिटी, जहां पे वो अपनी लायबिलिटी को खत्म कर दे, जैसे हमने सांस रिकॉर्ड, सांस वो सब देखते हैं, वो चीज ना हो। इज बाउंड देयर बाय टू एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर। अब ये जो जो आगे एंडोर्स कर रहा है, जैसे ए ने बी को एंडोर्स किया, बी ने सी को एंडोर्स किया, तो यहाँ पे अगर उसने बीच में कंडीशन नहीं लगाई कि मैं आगे के लिए लाइबल नहीं होऊंगा, ऐसे केस को छोड़ के इज बाउंडेड बाय टू एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर, तो ये हर एक अगले सब्सिक्वेंट जो भी होल्डर होगा उसके लिए लाइबल होगा इन केस ऑफ डिसऑनर बाय ड्रॉई। अगर ड्रॉई जो व्यक्ति था वो अगर डिसऑनर कर देता है इसका, जैसे इसके पास ये पहुंचा, तो ये हर एक सब्सिक्वेंट होल्डर के लिए लाइबल होगा और मेकर टू कंपनसेट सच होल्डर फॉर एनी लॉस। अगर उस होल्डर को कोई भी लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए, और डैमेज कॉज हिम बाय सच डिसऑनर प्रोवाइडेड ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन। लेकिन ये जरूरी है कि वहां पे डिसऑनर का नोटिस दिया गया हो। नोटिस जैसे वहां पे हमने सेक्शन 30 में पढ़ा था, यहाँ पे भी ये नोटिस दिया जाना जरूरी है, और रिसीव बाय सच एंडोर्सर एज हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड। तो इतनी सी बात हमें यहाँ पे इस सेक्शन में बोली गई। एवरी एंडोर्सर आफ्टर डिसऑनर इज लाइबल एज अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। अच्छा, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा बन जाएगा, पेबल ऑन डिमांड जैसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, क्योंकि जो हर एक एंडोर्सर होगा उस डिसऑनर के बाद लाइबल हो जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जैसे कि वो पेबल ऑन डिमांड हो, कि जब भी आप उसको लेके जाओगे आपको उसको पे करना ही करना है। तो यहाँ पे हमें ये बात सेक्शन 35 के अंदर बताई गई। सेक्शन 36 के अंदर बताता है लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, की जो प्रायर पार्टीज थी, जो उससे पहले वाली पार्टीज थी, उनकी लायबिलिटी के बारे में बता रहा है टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको पता है क्या होता है, कि कंडीशंस पूरी करनी होती है। अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही होती हैं तो वो व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स बताता है कि वो गुड फेथ के अंदर ले रहा हो इंस्ट्रूमेंट को, कंसिडरेशन के अंदर ले रहा हो, उसको ना पता हो कि उससे पहले कि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। तो जो जो भी उससे पहले प्रायर पार्टीज थी उनकी लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है। मतलब कि एक तरीके से होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वो एकदम उस इंस्ट्रूमेंट को एकदम साफ सुथरा कर देता है, अब उसके अंदर कोई चीज, कोई खराबी नहीं रहती। तो एवरी प्रायर पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल देयर ऑन टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जो भी उससे पहले की पार्टीज थी वो सभी पार्टीज लाइबल होगी होल्डर इन ड्यू कोर्स को, अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड, जब तक कि वो इंस्ट्रूमेंट ड्यूली सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जैसे कि ए ने आगे बी को इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया, हो सकता है कि गलत तरीके से इंडोर्स किया हो, फिर बी ने आगे सी को किया, लेकिन बी ने इस सी को कैसे किया हो, गुड फेथ के अंदर, कंसिडरेशन के अंदर, सभी होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन पूरी करके। तो अब यहाँ पे भी ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, तो इससे पहले की जितनी पार्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, लाइबल हो जाएंगी इस सी को अमाउंट पे करने के लिए। तो यही बात हमें सेक्शन 36 के अंदर बोली गई है। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 36 को कवर किया। आई होप आपको समझ आया हो। हम आगे के सेक्शंस भी पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिसको भी देखनी हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।